कि आपको पता चल रहा है कि लोकपाल शब्द अगर संस्कृत से निकला हुआ है तो प्राचीन काल में लोकपाल शब्द की चर्चाएं हुई हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लोकपाल शब्द की चर्चा मिलती है, लेकिन मुगल काल में और ब्रिटिश पीरियड में लोकपाल पद को समाप्त कर दिया गया, जिनमें से डेनमार्क है, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे उन्होंने विकसित कर लिया। इसके बाद हम बात करें अगर राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में ऑम्बुड्समैन या लोकपाल के विकास की स्थिति, तो सबसे पहली बार 1963 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। लक्ष्मी मल, जिसको एलएम सिंघवी कमेटी भी कहा जाता है, सिंघवी लक्ष्मी मल सिंघवी ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए हमें ऑम्बुड्समैन या लोकपाल को गठित करने की आवश्यकता है। हालांकि लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया। आगे चलकर के फर्स्ट एआरसी बनाया गया मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और 1966 में फर्स्ट एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ये रिकमेंडेशन की थी। प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग ने नागरिक शिकायतों के निवारण की समस्याएं विषय पर एक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक सिफारिश की गई थी 66 में। इन सभी सिफारिशों को आधार बना करके पार्लियामेंट हाउस में सबसे पहली बार 1968 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को पुनः स्थापित किया गया था, लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हो सका। तो पहली बार अगर कोई आपसे पूछे कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद में पहली बार कब लाया गया था, तो 1968 में लाया गया था, लेकिन किसी कारण से ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। 1963 से लेकर के और 68 तक संघीय स्तर पर लोकपाल को हमने नहीं निर्मित किया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त अधिनियम पारित कर दिया, लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश में पहली बार लोकायुक्त का सृजन करने वाला प्रांत महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र फर्स्ट प्रांत है जिसने लोकायुक्त को गठित किया, किंतु संसद ने अनेकों प्रयासों के बावजूद लोकपाल को गठित नहीं किया। अब आगे चल करके 2008 में सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आई, एआरसी, और सेकेंड एआरसी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय लोकपाल पद को संवैधानिक स्थिति के आधार पर गठित किया जाना चाहिए, अर्थात राष्ट्रीय लोकायुक्त या लोकपाल की भूमिका और उसका कार्यक्षेत्र संविधान में परिभाषित किया जाना चाहिए। ये संभव है कि इसकी रचना, नियुक्ति के प्रकार और अन्य ब्यौरों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जा सके, संसद कानून के माध्यम से कर सके। तो सेकेंड एआरसी का कहना था कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा हो, उसकी कार्य प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए संसद को यह अधिकारिता दी जानी चाहिए कि संसद ऐसा कर सके, जैसा कि आपने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी देखा। तो जिस तरीके से लोकपाल को संघीय स्तर पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था, ठीक वैसे ही सेकेंड एआरसी ने प्रांतीय स्तर पर लोकायुक्तों के नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया। उन सबको सामान्य भ्रष्टाचार उन्मूलन की जांच करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन 2008 में एआरसी की रिकमेंडेशन के आधार पर भी कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई और लोकपाल को गठित नहीं किया गया। आगे चल करके वर्ष 2012-13 में आपने देखा था कि हमारे देश में नागरिक समाज आंदोलन हुआ। नागरिक समाज आंदोलन, आप ऐसा कोई भी मामला पीछे से हम देखते आ रहे हैं, कोई भी मामला जब तक कि कोई आंदोलन नहीं हो जाता है तब तक हमारी सरकार पारदर्शिता या लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाती है। 2012-13 में नागरिक समाज आंदोलन हुआ और उस आंदोलन और सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट को आधार बना करके अंततः 1 जनवरी 2014 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित कर दिया गया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को पारित कर दिया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, दिसंबर 2013 को संसद ने इसको पारित कर दिया था और फाइनली हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बन गया। तो इस तरीके से आपने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के विकास को देखा। अब बात आती है कि आखिर हमें लोकपाल और लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था कि हमने लोकपाल और लोकायुक्त को गठित किया, जबकि हमारे देश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए तमाम ऐसी संस्थाएं पहले से विद्यमान थी। चाहे आप ईडी को देख लीजिए, चाहे आप सीबीआई को देख लीजिए, चाहे आप आईबी को देख लीजिए, बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां थी जिनको यह अधिकार भी था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को या पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर शिकंजा कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर हमें एक नई संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। इसके दो बड़े कारण थे। एक तो जो एजेंसियां अब तक हमने गठित की थी, व्यवहारिक तौर पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। प्रदर्शन अच्छा ना होने के कारण से भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो पाया। इनफैक्ट यहां तक कि आज की स्थिति में भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का उन्मूलन हुआ है। हालांकि एक सुधार जरूर हुआ है। अब जो बड़े बड़े स्कैंडल हुआ करते थे, तो 3-4 साल से उन स्कैंडल्स की कमी जरूर आई है, लेकिन
आधिकारिक स्तर पर अभी भी भ्रष्टाचार हमारे देश में विद्यमान है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि विद्यमान एजेंसियों के बावजूद हमें एक नई संस्था को निर्मित करने का क्या कारण है, तो इसके दो कारण है। एक तो मैंने आपको बताया कि इन एजेंसियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। दूसरी बात, हमेशा इन एजेंसियों के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप का एक आरोप लगाया गया है। इनफैक्ट सीबीआई को लेकर के तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि सीबीआई सरकार के पिंजरे में बंद तोता है, सीबीआई अपने मालिक की आवाज पर काम करता है। तो जब इस तरीके से इन इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे तो स्वभावतः इन इंटेलिजेंस एजेंसियों की विश्वसनीयता कमजोर पड़ेगी। और ऐसी विश्वसनीयता की कमजोर स्थिति को देखते हुए नागरिक समाज ने एक नई मांग की कि हमें जन लोकपाल विधेयक को पारित करना चाहिए कि इस अधिनियम में प्रारंभिक जांच और मुकदमे के लिए स्पष्ट समय सीमा को निर्धारित किया गया है। तो स्पष्ट समय सीमा लोकपाल को सशक्त बना देती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब जनवरी 2014 में अधिनियम पारित किया गया तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि 365 दिनों के अंदर संघ में लोकपाल और प्रांतों में लोकायुक्तों का गठन किया जाएगा। हालांकि इस चौथी विशेषता का उल्लंघन होना शुरू हो गया था। तो कुल मिलाकर के कुछ खास विशेषताओं के कारण से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम से सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों से अपने आप को अलग कर लेता है। ये एक अच्छी स्थिति आती है। अब बात कर लेते हैं कि इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए लोकपाल और लोकायुक्त का गठन कैसे होता है। चूंकि लोकायुक्तों के लिए संख्या को निश्चित नहीं किया गया है तो हम लोकपाल के संबंध में या लोकपाल के गठन के बारे में प्रावधान को देखेंगे कि लोकपाल को कैसे गठित किया जाता है। अधिनियम के तहत लोकपाल केंद्रीय स्तर पर होगा और प्रांतीय स्तरों पर लोकायुक्त को गठित किया जाएगा। लोकपाल में एक अध्यक्ष के साथ साथ 8 अन्य सदस्य हो सकेंगे, जिनमें से अनिवार्यता 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे। जिनका संबंध जुडिशियरी से रहा है वो अनिवार्य होगा, अर्थात 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होना अनिवार्य होगा। अधिनियम कहता है कि लोकपाल के कुल सदस्यों में से 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होंगे। तो 50% जुडिशियरी से संबंधित होंगे और 50% एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाओं इन सबसे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्या जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। न्यायिक पृष्ठभूमि में जो सदस्य हैं वो जनरल कैटेगरी के भी हो सकते हैं, कोई महिला सदस्य है वो न्यायिक पृष्ठभूमि की भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये प्रावधान इनके लिए किया गया। लोकपाल में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और इस चयन समिति में 5 सदस्य होंगे। सबसे पहले एक प्रधानमंत्री जो इस चयन समिति का अध्यक्ष होगा, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई भी निवर्तमान न्यायाधीश इस समिति का सदस्य होगा। इन 4 लोगों की रिकमेंडेशन पर, अर्थात चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की रिकमेंडेशन पर 5वें सदस्य को चयनित किया जाएगा। 5वें सदस्य की सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाएगी और राष्ट्रपति इस 5वें सदस्य को नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा। तो 5 सदस्यों से मिलकर के ये चयन समिति होगी। एक बात और ध्यान रखना है कि ये चयन समिति जिस व्यक्ति को सिफारिश करेगी उसे लोकपाल बना दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे पद हैं या कुछ ऐसे सदस्य होंगे, व्यक्ति होंगे जिनको कभी भी लोकपाल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कोई सांसद या विधायक को कभी भी लोकपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का दोषी साबित हुआ है पहले या उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है उसे लोकपाल नहीं बनाया जाएगा। तीसरी बात, 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति को लोकपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ लोकपाल बनने के लिए कंडीशंस लगाई गई हैं। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए चयन समिति की सिफारिशों पर 8 लोकपाल के अन्य सदस्यों और 1 लोकपाल के मुखिया को नियुक्त कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि लोकपाल अधिनियम में तो यह प्रावधान किया गया था कि 365 दिनों के अंदर केंद्र में लोकपाल और प्रांतों में लोकायुक्त का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन वर्ष 2019 तक, अर्थात 5 वर्ष बीतने के बावजूद केंद्र में लोकपाल को गठित नहीं किया गया। मार्च 2019 तक केंद्र में लोकपाल गठित नहीं हुआ और यहां तक कि केवल 16 प्रांतों ने ही लोकायुक्तों का गठन किया। हालांकि अंततः वर्ष 2019 में, मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने लोकपाल का गठन कर दिया। जो पहला लोकपाल हमारा बनाया गया उसमें जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो अन्य 4 न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्य थे उनमें जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी, इन 4 सदस्यों को न्यायिक पृष्ठभूमि से रखा गया। जो गैर न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्य थे उनमें दिनेश कुमार जैन जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, इंद्रजीत प्रसाद गौतम, अर्चना राम सुंदरम जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे और महेंद्र सिंह जो पूर्व आईआरएस अधिकारी हुआ करते थे। इनको गैर न्यायिक पृष्ठभूमि में। तो ये हमारा पहला लोकपाल है जिनके सदस्यों के नाम को आपको जानते रहना चाहिए। लोकपाल की कार्य और शक्तियों के बारे में वैसे तो आपको स्पष्ट है कि लोकपाल भ्रष्टाचार के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एजेंसी गठित की गई है। लोकपाल अधिनियम के तहत या लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोकायुक्त या लोकपाल किसी भी कार्यवाही की जिसका संबंध भ्रष्टाचार से होता है उसकी जांच कर सकते हैं। लोकायुक्त या लोकपाल लोक सेवकों द्वारा किसी भी कार्यवाही की जांच कर सकता है, चाहे उसका संबंध राज्य से किसी भी राज्य से हो। तीसरी बात, लोकपाल और लोकायुक्त को सर्च वारंट जारी करने का अधिकार होता है।
लोकपाल और लोकायुक्त को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां इनको प्रदान की गई हैं। तो ये कुछ अधिकार शक्तियां इनको दी गई हैं। अब बात आती है कि कौन से अधिकार क्षेत्र लोकपाल और लोकायुक्त के तहत रखे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री दोनों को शामिल किया गया है। दूसरी बात, सभी श्रेणियों के लोक सेवक इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। श्रेणियों के लोक सेवक, स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री है तो मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब भी इसके तहत आएंगे। तो मूलतः इन सभी को रखा गया था लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे में। आगे चल करके अब लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन अधिनियम पारित किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016, और इसके द्वारा कुछ अन्य को भी इसके तहत शामिल कर लिया गया। जैसे आप देखिए कि अगर कोई ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, जो विदेशों से अनुदान प्राप्त करता है, एफसीआरए के माध्यम से अनुदान प्राप्त करता है, 10 लाख रुपए या उससे अधिक का अनुदान प्राप्त करता है, वो लोकपाल अधिनियम के दायरे में रहेगा। लोकपाल अधिनियम के तहत ऐसे सभी ट्रस्टियों को, लोक सेवकों को प्रति वर्ष अपनी संपत्ति के लेखा जोखा को उजागर करना होगा। यहां तक कि अपने करीबियों की संपत्ति को भी उन्हें उजागर करना होगा। एक और प्रोविजन किया गया है कि कोई भी कर्मचारी जब अपना पद ग्रहण करता है, नवनियुक्त कर्मचारी, अधिकारी अपना पद ग्रहण करता है, तो उसे 30 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होगा। उसे अपनी देनदारी, लेनदारी के संबंध में सब कुछ जानना होगा। तो ये कुल मिलाकर के सभी को लोकपाल के दायरे में शामिल कर लिया गया है। अब बात आती है कि लोकपाल के जांच नियम क्या है या किस तरीके से लोकपाल अपनी जांच को अंजाम प्रदान करता है। कुछ कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई हैं। लोकपाल जांच के लिए एक नियम बनाए गए हैं जिसके तहत उसको पालन करना होता है। जैसे आप पहली बात देखिए, इन नियमों को आप शर्तें भी कह सकते हैं लोकपाल के लिए। पहली शर्त यह है कि अगर लोकपाल और लोकायुक्त प्रधानमंत्री या एक्स प्रधानमंत्री के बारे में जांच करता है तो अनिवार्य होगा कि लोकपाल की पूर्ण न्यायपीठ हो या पूर्ण खंडपीठ के द्वारा ही जांच की जाए। अर्थात सभी के सभी 9 सदस्य 1+1 उसकी सुनवाई करेंगे, उसकी जांच प्रक्रिया को संचालित करेंगे। तो एक तो कंडीशन ये है, चाहे वो वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए हो और चाहे वो एक्स प्रधानमंत्री के लिए। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि अगर प्रधानमंत्री के संबंध में भ्रष्टाचार की जांच होती है तो अनिवार्यतः जांच बंद कमरे में होना चाहिए। प्लस अगर जांच के दौरान प्रधानमंत्री निर्दोष पाया जाता है तो जांच प्रक्रिया के द्वारा जिन साक्ष्यों का प्रयोग किया गया है, जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसको उजागर नहीं किया जाएगा। निर्दोष पाए जाने पर की गई कार्यवाही या जांच को प्रकाशित नहीं किया जाएगा या उसे गुप्त कर दिया जाएगा। एक बात ये ध्यान रखना है। चौथी बात, अगर निवर्तमान प्रधानमंत्री के ऊपर जांच करनी है और मामला अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है, बाह्य या आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लोक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा है या अंतरिक्ष से संबंधित मामला है, तो लोकपाल को जांच करने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात आपको ध्यान रखना है, पीएम के ऊपर ऐसे मामलों की जांच लोकपाल नहीं कर सकेगा जिनका संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंधों से है या सुरक्षा से है, चाहे वो सुरक्षा बाहरी हो या आंतरिक सुरक्षा हो, या लोक व्यवस्था से संबंध है, या फिर अंतरिक्ष से संबंध है, या फिर परमाणु ऊर्जा से संबंध है। इन सब मामलों के ऊपर लोकपाल का अधिकार नहीं है। पांचवी कंडीशन यह होती है कि अगर किसी मंत्री, सांसद, विधायक के ऊपर लोकपाल या लोकायुक्त को जांच करना है तो अनिवार्यतः मंत्री, सांसद, विधायक, इनके ऊपर अगर जांच करनी है तो कम से कम 3 सदस्यीय खंडपीठ का होना अनिवार्य होगा, तभी ये जांच की जा सकेगी। कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे जो शिकायतकर्ता जांच करेगा वो शिकायतकर्ता अपनी पहचान को अनिवार्यतः बताएगा। 6वीं बात, पहचान बताना उसके लिए अनिवार्य होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि लोकपाल में नागरिक भी शिकायत कर सकता है और विदेशी नागरिक भी शिकायत कर सकता है, लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिफिकेशन देना होगा। अगर कोई विदेशी नागरिक है जो लोकपाल से जांच करवाना चाहता है तो उसे पासपोर्ट की अपनी एक प्रति उपलब्ध करवानी होगी। एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि किसी भी लोक सेवक के ऊपर लोकपाल के समक्ष सेना विधियों के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा, चाहे वो सेना अधिनियम के तहत हो, चाहे नौसेना अधिनियम हो, वायुसेना अधिनियम हो, तट रक्षक सेवा अधिनियम हो, इनके तहत लोकपाल के समक्ष कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। तो
तो ये कुछ कंडीशंस हैं। लोकपाल के समक्ष आप शिकायत किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर के लोकपाल के समक्ष याचना कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकते हैं, डाक के द्वारा कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कहा गया है कि अंग्रेजी या हिंदी भाषा में लोकपाल के समक्ष शिकायत को किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है लोकपाल में शिकायत करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके आधार पर लोकपाल के समक्ष शिकायतें दर्ज की जाएंगी। ये जांच नियम के तहत आपको ध्यान में रखना है। पहले हम बाध्यताओं को जानें, इसके बाद लोकपाल के लाभ के बारे में जानेंगे। जिस व्यक्ति को लोकपाल बनाया जाता है, लोकपाल का सदस्य चयनित किया जाता है, उसके ऊपर कुछ बाध्यताएं अनिवार्य होंगी। जैसे किसी भी लोकपाल या लोकायुक्त के सदस्य को पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकेगी, एक ही बार बनेगा। दूसरी शर्त यह है कि जब लोकपाल या लोकायुक्त सेवाच्युत हो जाएगा, अपने पद से मुक्त हो जाएगा, तो उसे पदमुक्ति के पश्चात कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी, जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। तीसरी शर्त यहां पर या तीसरी बाध्यता यह है कि लोकपाल और लोकायुक्त से सेवानिवृत्त हुआ व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश में या यूटीज में प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाएगा, नियुक्त नहीं हो सकेगा। इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि लोकपाल या लोकायुक्त ऐसा कोई पद धारण नहीं कर सकेगा जिस पद को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर की आवश्यकता पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब कोई व्यक्ति लोकपाल या लोकायुक्त से सेवानिवृत्त होता है तो 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार के निर्वाचन में भागीदारी नहीं कर सकेगा, अर्थात वो निर्वाचित नहीं हो सकेगा। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का, वहां से लेकर के ग्राम प्रधान तक के चुनाव, ग्राम पंचायत तक के चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये कंडीशन 5 साल तक के लिए लगाई गई। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि आपने न्यूनतम आयु को 45 वर्ष रखा है। 45 वर्ष का अगर कोई युवा लोकपाल और लोकायुक्त में नियुक्त कर दिया जाता है तो उसके भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं उसकी समाप्त हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर या युवाओं के अंदर लोकपाल बनने का उत्साह नहीं रहेगा। ये बाध्यताएं लोकपाल बनने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करती। लेकिन इन बाध्यताओं और जांच नियमों के तहत लगाई गई शर्तों को देखते हुए भी अगर हम देखें तो लोकपाल एक अच्छा पद है। अगर सक्रिय तरीके से लोकपाल को आगे बढ़ाया जाता है तो उससे कुछ महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होंगे। जैसे आप देखिए, अगर सक्रियता से यह संस्था निर्मित होती है तो भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों से हमें मुक्ति मिल सकेगी। दूसरी बात, इस संस्था के तहत जो पारंपरिक प्रणाली है जो इंटेलिजेंस एजेंसियों और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों में अपनाई जाती थी, उससे विपरीत उच्च शिक्षा शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा उपयुक्त मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा और भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सकता है। अगर लोकपाल को सक्रिय किया जाता है तो भारत की न्यायपालिका के ऊपर जो दबाव बना हुआ है मुकदमों का, दीवानी मामलों का, उसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी, नियुक्ति पाई जा सकेगी। तो लोकपाल के कुछ लाभ होंगे जो बहुत सकारात्मक साबित होंगे अगर ठीक ढंग से काम किया जाता है। लेकिन इन लाभों के बावजूद भी लोकपाल कमियों से मुक्त नहीं है। लोकपाल अधिनियम के तहत बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स छोड़ दिए गए हैं जिन कारणों से ऐसा लगता है कि कहीं लोकपाल की स्थिति भी आईबी, सीआईडी और ईडी जैसी संस्थाओं के तहत या उनके जैसा ही ना हो जाए। जैसे आप देखिए, सबसे पहली कमी तो इसके अंदर यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी पाई जाती है। इस कमी का प्रमाण हमारे सामने स्पष्ट है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जनवरी 2014 में पारित किया गया था और यह शर्त लगाई गई थी कि 365 दिनों के अंदर लोकपाल और लोकायुक्तों का सृजन कर लिया जाएगा, लेकिन 5 वर्ष तक लोकपाल नहीं बनाए गए, जो स्पष्ट करता है कि पार्लियामेंट हाउस या स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली से जुड़े हुए लोग लोकपाल और लोकायुक्तों को सृजित करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है ये संस्था भी राजनीतिक हस्तक्षेप से परे नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे आप देखिए, नियुक्ति के लिए जो चयन समिति का गठन किया गया है, उस चयन समिति में सरकार के बहुमत को स्पष्ट दिखाई दिया है। ऐसी स्थिति में सरकार अपने मनो अनुकूल लोकपालों का सृजन कर सकती है, लोकपाल सदस्यों का सृजन कर सकती है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा। तीसरी एक सबसे बड़ी कमी यहां पर यह है कि जो चयन समिति में 5वें सदस्य को नियुक्त किया जाता है, 4 सदस्यों की संस्तुति पर राष्ट्रपति 5वें सदस्य को मनोनीत करता है, उस सदस्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है कि किन मानदंडों को वो पूरा करेगा। तो ये कुछ कमियां हैं, इन कमियों को ध्यान में रखना है। एक और महत्वपूर्ण कमी है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को लेकर के विसल ब्लोइंग करेगा या भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करेगा, उसकी सुरक्षा का उपयुक्त प्रावधान नहीं है, उपयुक्त स्थिति नहीं उत्पन्न की गई है। 5वीं एक कमी इसकी यह आ जाती है कि न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है, जबकि अभी 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारी न्यायपालिका में पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार विद्यमान है। न्यायपालिका के सदस्यों को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है। 6वीं कमी आप कह सकते हैं कि लोकपाल को कोई संवैधानिक आधार प्रदान नहीं किया गया है। खुद लोकपाल के विरुद्ध अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसकी सुनवाई कैसे होगी या उसके ऊपर दंड का क्या प्रावधान किया गया है, इसकी स्थितियों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकपाल कमियों से मुक्त नहीं है। ये कुछ स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में आपको सुझाव दे सकते हैं। सुझाव के तौर पर हम
अगर कहें तो पहली बात यह है कि भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता और मानव शक्ति की उपलब्धता का होना बहुत अनिवार्य है। ARC 2 की रिकमेंडेशन में भी ये कहा गया था कि नैतिकता के अभाव ने भ्रष्टाचार को पनपाया है। इनफैक्ट 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने एक प्रश्न भी पूछा था कि लोकपाल को चाहे कितना भी आप सशक्त कर दीजिए, नैतिकता के अभाव के कारण से भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें कार्यात्मक स्वायत्तता को बढ़ाने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है सुशासन प्रणाली को स्थापित करके नैतिक मूल्यों को, नैतिक मानदंडों को स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। तो ध्यान रखना चाहिए।